बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असूल माशियात प्रिंसिपल्स ऑफ इकनॉमिक्स का आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है लॉ ऑफ डिमांड, कानून तलब। कानून तलब को पढ़ने से पहले हमें मीनिंग ऑफ डिमांड, तलब का मफहूम समझना पड़ेगा। और तलब का मफहूम है, अकॉर्डिंग टू इकनॉमिक्स, डिमांड मीन्स डिज़ायर टू परचेज ए कमोडिटी फॉर विच द कंज्यूमर हैज़ पावर टू परचेज। सो डिमांड हैज़ टू कंडीशंस। डिमांड की दो कंडीशंस हैं, दो शराइत हैं, इन दोनों का पूरा होना ज़रूरी है। लेकिन ये इकनॉमिक्स की रूह से, आम ज़िंदगी या आम ज़बान की रूह से ऐसा नहीं है। इकनॉमिक्स में अगर किसी शख्स के पास किसी चीज़ को ख़रीदने की ताकत है, क़ुव्वत ख़रीद है और ख्वाहिश भी है तो डिमांड कहलाएगी। अगर इन दोनों में से यानी ख्वाहिश या क़ुव्वत ख़रीद में से कोई एक चीज़ मिस है, मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स लैपटॉप ख़रीदना चाहता है और उसके पास उसकी कीमत उस लैपटॉप की 50,000 है। अगर शख्स के पास कीमत मौजूद है और ख़रीदने की ख्वाहिश भी है तो ये डिमांड कहलाएगी। अगर ख्वाहिश नहीं है और कीमत मौजूद है तो डिमांड नहीं है, या कीमत मौजूद नहीं है और ख्वाहिश है तो फिर भी ये डिमांड नहीं कहलाएगी। और इसके बाद डिमांड की डेफिनेशन है, डिमांड मीन्स द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच पीपल आर रेडी टू परचेज एट डिफरेंट प्राइसेस। तलब से मुराद किसी शय की वो मिकदार है जो सार्फिन मुख्तलिफ़ कीमतों पर ख़रीदने के लिए तैयार हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इसकी मिसाल इस तरह लें कि एक शख्स के पास एक 100 रुपया हो और लेस का पैकेट वो ख़रीदना चाहता है। अगर लेस के पैकेट की कीमत 50 रुपीज़ है एक पैकेट की, तो 100 रुपये से वो कितने पैकेट डिमांड कर सकता है? 2 पैकेट। 2 पैकेट उसकी डिमांड होगी और कीमत कितनी? 50 रुपये। यानी इसका मतलब है कि अगर लेस के पैकेट की कीमत 50 रुपये है तो डिमांड कितनी है? 2। और अगर कीमत 25 रुपये कर दी जाए तो वो 2 की बजाय 4 पैकेट ख़रीद सकता है। इसका मतलब है कि उसकी डिमांड कितनी हो गई? 4। इसी तरह है, तलब से मुराद किसी शय की वो मिकदार है जो सार्फिन मुख्तलिफ़ कीमतों पर ख़रीदने के लिए तैयार हो। यानी इससे मुराद ये है कि अगर 50 रुपये कीमत थी तो 2 पैकेट ख़रीदने के लिए तैयार था। अगर 25 रुपये कीमत थी, कीमत चेंज हो गई तो क्वांटिटी बढ़ा दी गई, यानी 4 पैकेट ख़रीदने के लिए तैयार होगा। यहाँ पे फंक्शन लिखा है डिमांड का, क्वांटिटी डिमांडेड इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस। QD स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी डिमांडेड, तलब की मिकदार। यानी तलब की मिकदार वो कीमत पे डिपेंड करती है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि 2 रुपये कीमत पे, 50 रुपये कीमत पे 2 पैकेट और 25 रुपये पे 4 पैकेट। तो क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है? प्राइस पे। यानी फंक्शंस जो हैं, या जैसे हम गोशवारा बनाते हैं यानी टेबल और फिर उसके बाद डायग्राम, ये 2 वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को शो करता है। और इसी तरह फंक्शन के ज़रिए भी हम उसी रिलेशनशिप को ज़ाहिर करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड, जहाँ तक लॉ ऑफ डिमांड की बात है कि हमने आम तौर पर ऑब्ज़र्व किया होगा, आप लोगों ने भी बाज़ार में, कि जब किसी शय की कीमत कम होती है तो लोग उससे ज़्यादा ख़रीदते हैं, और जब कीमत ज़्यादा होती है तो लोग उस चीज़ की मिकदार को कम ख़रीदते हैं पहले से। ये आम मुशाहदा है, हम कर भी सकते हैं, बाज़ार में देखते भी, अपने इर्द गिर्द भी देखते हैं। इसी को लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। यानी व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी डिक्रीजेज इट्स डिमांड इंक्रीजेज, एंड व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेज इट्स डिमांड डिक्रीजेज। इसी से हम ये डेफिनेशन भी बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। याद रखिएगा, लॉ ऑफ डिमांड जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो लॉ ऑफ डिमांड का मतलब ये है कि हम प्राइस और डिमांड के रिलेशनशिप को डिस्कस कर रहे हैं। अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम का मतलब ये है कि प्राइस के अलावा जितनी भी चीज़ें जो डिमांड को चेंज करती हैं, उन सब को हम फ़र्ज़ करेंगे कि वो कांस्टेंट हैं, वो चेंज नहीं होती। अगर हम ये फ़र्ज़ नहीं करेंगे तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। आगे जाके हम अजम्पशन में पढ़ेंगे भी कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो प्राइस के अलावा हैं, जो डिमांड को चेंज करती हैं।
यही इसी की बुनियाद पे मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी बना के लिख दी थी। व्हेन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी डिक्रीजेज इट्स डिमांड इंक्रीजेज, एंड व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेज इट्स डिमांड डिक्रीजेज। यहाँ इट्स से मुराद कमोडिटी या डिमांड यानी मिकदार है। और इसी तरह उर्दू की डेफिनेशन भी यहाँ लिख दी गई है। जब किसी शय की कीमत कम होती है तो उसकी तलब में इजाफ़ा होता है, और जब कीमत में इजाफ़ा होता है तो उसकी तलब में कमी वाक़ जाती है उस चीज़ की, और इसे कानून तलब कहते हैं। नेक्स्ट, इस कानून तलब को ही हम टेबल की मदद से देखते हैं। टेबल में एक तरफ हम प्राइस रखेंगे, दूसरी तरफ डिमांड रखेंगे, और यहाँ पे हम फ़र्ज़ करते हैं किसी चीज़ की कीमत है 8 रुपये और उसको सारफ उस चीज़ के 4 यूनिट तलब करता है। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, यहाँ पे कुछ भी अज्यूम किया जा सकता है, आटा, घी, चावल, पेंसिल, कि अगर 8 रुपये पेंसिल की कीमत है तो हम 4 पेंसिल ख़रीदने के लिए तैयार हैं। अगर कीमत में कमी आ जाए तो हम ज़्यादा पेंसिल ख़रीदने के लिए तैयार हो जाएंगे, और अगर और कमी आ जाए तो हम और ज़्यादा मिकदार बढ़ा देते हैं। ये कॉमन सा फिनोमिना है, आम सी सूरत हाल है कि जैसे जैसे किसी चीज़ की कीमत में कमी आती है तो हम उस चीज़ को या आवाम उस चीज़ को ख़रीदने के लिए ज़्यादा तैयार हो जाते हैं। इसी टेबल की एक्सप्लेनेशन को करने के लिए हमें इस टेबल को दो रुख में देखना पड़ेगा, एक ऊपर से नीचे की तरफ और एक दूसरा नीचे से ऊपर की तरफ। अब पहले हम देखते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। जब किसी शय की कीमत में हम कमी करते हैं, यानी 8 से 6, 6 से 4, तो डिमांड में इजाफ़ा होता है 4 से 6 और 6 से 8। इसी तरह जब नीचे से ऊपर की तरफ इसी टेबल को देखेंगे, कीमत में इजाफ़ा होता है 4 से 6, 6 से 8, तो हम तलब को भी देखेंगे, तलब क्या होगी, तलब कम होना शुरू हो जाएगी। यानी ये टेबल प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप को शो करता है, मनफी रिश्ते को ज़ाहिर करता है कि कीमत अगर कम होती है तो तलब में इजाफ़ा होता है, और अगर कीमत में इजाफ़ा होता है तो तलब में कमी वाक़या होती है। इसी टेबल की मदद से हम अब डायग्राम देखते हैं, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी लॉ को जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो उसकी डेफिनेशन, उसका टेबल और उसकी डायग्राम ये ज़रूरी होता है। हम एक्स एक्सिस लेंगे और एक्स एक्सिस के साथ दूसरी तरफ वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम तलब और वाई एक्सिस पे हम कीमत रखेंगे। इसको हम, क्योंकि ये ओरिजिन है तो ज़ीरो। तलब में यहाँ तलब की जो पॉइंट्स है वो 4, 6 और 8 है। इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो 2 का है। 0 के बाद हम यहाँ रखेंगे 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 और 8। हम इसको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भी रख सकते हैं, और डिफरेंस इक्वल रख के भी इसको किया जा सकता है। इसी तरह कीमत की तरफ 0 के बाद हम 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 और 6 के बाद 8 रखेंगे। अब कीमत यानी प्राइस और डिमांड, इन दोनों के पॉइंट्स को, जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं, जो आमने सामने वाले पॉइंट्स हैं, इनको मिलाएंगे। यानी पहले पॉइंट में देखेंगे, पहला जो प्राइस है पहली, उसको पहली डिमांड के साथ मिलाएंगे, यानी प्राइस को डॉटेड लाइन से आगे की तरफ बढ़ाएंगे। पहली प्राइस है 8 को डॉटेड लाइन से आगे की तरफ बढ़ाएंगे। इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो डिमांड में है वो कौन सी है, 4 को हम ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। जिस जगह ये दोनों डॉटेड लाइन आपस में मिल रही हैं, यहाँ पे एक पॉइंट बना देंगे। इसी तरह सेकंड जो प्राइस है वो 6 है, और इसकी करस्पॉन्डिंग जो डिमांड है वो है 6 प्राइस को हम 6 डिमांड के साथ मिलाएंगे और यहाँ पे एक पॉइंट बना देंगे। इसी तरह 4 प्राइस को 8 डिमांड के साथ हम मिलाएंगे। यहाँ पे हम राइट साइड पे जो प्राइस है 4, उसको बढ़ाएंगे राइट साइड की तरफ, और डिमांड को ऊपर की तरफ। जहाँ ये दोनों मिल जाएंगे पॉइंट बनाएंगे। अब ये 3 पॉइंट्स हमारे पास आ गए। इन तीनों पॉइंट्स को जब हम आपस में ज्वाइन करेंगे, मिलाएंगे, तो एक हमारे पास ख़त आ जाएगा जिसका नाम हम डी डिमांड कर्व रख रहे हैं। अब इसी टेबल की जो वजाहत है वो करेंगे हम
एक्स एक्सिस पे हमने क्या रखा था, तलब, और वाई एक्सिस पे कीमत रखा था। हम यही इसमें लिख देंगे, दिस डायग्राम डिमांड इज़ टेकन ऑन एक्स एक्सिस एंड प्राइस इज़ टेकन ऑन वाई एक्सिस। यानी इस डायग्राम में एक्स महवर पर तलब और वाई महवर पर कीमत रखी गई। इस गोशवारे के मुताबिक जब हम जो मुख्तलिफ पॉइंट्स है प्राइस और डिमांड के, इनको जब मिलाते हैं, उनसे जो 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं उनको ज्वाइन करने से आपस में हमें डी डिमांड कर्व हासिल होता है। और ये डी डिमांड कर्व हमें इन्वर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है प्राइस में और डिमांड में। वो कैसे, जब प्राइस 8 थी तो डिमांड हमारे पास थी 4। जैसे ही प्राइस कम हुई 8 से 6 पे जब आए तो हमारी डिमांड बढ़ चुकी थी 4 से 6। यानी अगर इसमें प्राइस में कमी आ रही है तो डिमांड में इजाफा हो रहा है। जब एक चीज़ में कमी और दूसरी में इजाफा हो रहा हो तो इसको हम इन्वर्स रिलेशन कहते हैं, मकबूस रिश्ता कहते हैं। ये डायग्राम बी प्राइस में और कीमत में जो इन्वर्स रिलेशन है उसको ज़ाहिर कर रही है। आगे इसी क्वेश्चन की अजम्पशन देखेंगे। अजम्पशंस क्या हैं, जैसे मैंने डेफिनेशन में बताया था कि अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम का मतलब ये था कि लॉ ऑफ डिमांड हम उसमें रिलेशनशिप 2 चीज़ों का बता रहे हैं, प्राइस का और दूसरा डिमांड का। लेकिन डिमांड बहुत सी दूसरी चीज़ों के साथ भी चेंज हो जाती है प्राइस के अलावा भी। तो जो दूसरी चीज़ें हैं उनको हमने सेम अज्यूम किया है, उनको हमने अज्यूम किया है कि ये चेंज नहीं होती। तो हम इसमें ही पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ है यूनिट्स शुड बी ऑफ सेम नेचर। जो चीज़ हम ख़रीद रहे हैं उसके यूनिट्स सेम होने चाहिए। टू प्रूव लॉ ऑफ डिमांड ट्रू इट इज़ नेसेसरी दैट ऑल द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी शुड बी ऑफ द सेम नेचर। कानून तलब के दुरुस्त होने के लिए ज़रूरी है कि ख़रीदी जाने वाली अशिया की तमाम इकाइयाँ हर एतबार से यकसा नोयत की हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सेब ख़रीद रहे हैं और सेब ख़रीदते ख़रीदते आपने पहले लो क्वालिटी के सेब ख़रीदे तो उसकी कीमत कम है। जब अच्छी क्वालिटी के सेब ख़रीदेंगे तो उसकी कीमत भी ज़्यादा होगी। तो अच्छी क्वालिटी चेंज होने के साथ आप ज़्यादा प्राइस पे भी ज़्यादा ख़रीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर लो क्वालिटी है तो आप उसे कम ख़रीदते हैं। नंबर 2, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर शुड नॉट चेंज। सार्फिन की पसंद ना बदले। देर शुड नो चेंज इन द टेस्ट, हैबिट एंड फैशन ऑफ द कंज्यूमर। अगर टेस्ट चेंज हो जाए तो डिमांड चेंज हो जाएगी। और अगर यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी शख्स को कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहा है या ख़रीद रहा है तो उसके जहन में आता है कि डॉक्टर ने इसे मशवरा दिया था कि ये चीज़ इस्तेमाल करने से आपकी सेहत ज़्यादा अच्छी हो सकती है, तो वो उसको ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर देगा, हालांकि चाहे उसकी प्राइस भी बढ़ रही हो। क्योंकि ये लॉ ऑफ डिमांड क्या है कि प्राइस बढ़ने से कम ख़रीदता है। लेकिन क्योंकि टेस्ट जायके के लिए भी यहाँ कोई चीज़ कह दी गई किसी को कि ये तुम्हारे लिए अच्छी है तो वो उसे ज़्यादा ख़रीदेगा। इसी तरह बाज़ चीज़ें ऐसी जो हैबिट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, हम आदत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो आदत के तौर पर इस्तेमाल करने वाली चीज़ों की भी कीमत बढ़ने से उसकी डिमांड कम नहीं होती, ज़्यादा उतनी ही रहती है। यानी इसके ऊपर भी हैबिट वाली चीज़ों पे भी, आदत की चीज़ों के ऊपर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। इसी तरह फैशन की चीज़ों के ऊपर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता कि जो इन फैशन चीज़ें हैं उनकी प्राइस बढ़ भी जाए तो लोग उसे ख़रीदते हैं, तो आउट ऑफ फैशन उनकी चीज़ें कम भी, उनकी प्राइस कम भी हो जाए तो लोग उसको नहीं ख़रीदते, यानी कम ख़रीदते हैं या ख़रीदते ही नहीं है। तो इस वजह से टेस्ट, फैशन और हैबिट में जो चीज़ें शामिल होती हैं उनके ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं होता। इनकम ऑफ द कंज्यूमर शुड नॉट चेंज। आमदनी तब्दील नहीं होनी चाहिए सारफ की। आमदनी तब्दील होगी तो मतलब ये लॉ अप्लाई नहीं हो सकेगा, ये लॉ दुरुस्त साबित नहीं हो सकेगा। इसमें सिंपल सी बात है, जैसे हमने पढ़ा था रिलेशन के प्राइस ज़्यादा होने से डिमांड कम होती है, प्राइस कम होने से डिमांड ज़्यादा होती है। तो इसमें भी डिमांड ज़्यादा या कम हो सकती है कब, जब इनकम कंज्यूमर की बढ़ जाए। क्यों, इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, इनकम कम होने से डिमांड कम होती है। तो ये भी फ़र्ज़ किया गया कि इनकम चेंज ना हो,
इनकम चेंज होगी तो डिमांड चेंज हो जाएगी। वो प्राइस, अगर फर्ज करें इनकम बढ़ गई है, प्राइस चाहे बढ़ी है लेकिन इनकम भी बढ़ गई है तो डिमांड कम नहीं होगी, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई ही नहीं हो सकेगा, वो गलत साबित हो जाएगा। नंबर 4, पॉपुलेशन शुड नॉट चेंज। अब आबादी में तब्दीली नहीं होनी चाहिए। सेम केस, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो डिमांड भी ज़्यादा होगी, पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड कम होगी। इसकी मिसाल इस तरह है कि सऊदी अरेबिया में जब हज के दिन आते हैं तो कोई 25-30 लाख अफराद सऊदी अरेबिया में ज़्यादा चले जाते हैं तो वहाँ चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही वो लोग वापस आते हैं तो वहाँ पे पॉपुलेशन कम हो जाती है, तो फिर चीज़ों की कीमत भी, चीज़ों की डिमांड भी कम हो जाती है। इसी तरह आप इस तरह मिसाल ले सकते हैं कि आपके कॉलेज के अंदर अगर सिर्फ फर्स्ट ईयर है तो कैंटीन पे चीज़ों की डिमांड कम होगी। जैसे ही सेकेंड ईयर भी आएगी, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दो साल की क्लासेस बन जाएगी और तादाद बढ़ जाएगी तो चीज़ों की डिमांड भी बढ़ जाएगी कैंटीन के ऊपर। नंबर 5 है प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट शुड नॉट चेंज। मुतबादल अशिया की कीमतें ना बदलें। सबसे पहले तो इसमें देखना पड़ेगा सब्सटीट्यूट क्या होता है। सब्सटीट्यूट होता है नेमुल बदल, ऐसी अशिया जो मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। मिसाल के तौर पर पेप्सी और कोक, ये एक दूसरे का नेमुल बदल है। लॉ ऑफ डिमांड प्रूव्स ट्रू इफ़ द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट्स ऑफ ए कमोडिटी डू नॉट चेंज। यह कानून उसी सूरत में दुरुस्त साबित होता है जब किसी शय की मुतबादल अशिया की कीमतें तब्दील ना हो। मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं कि जी पेप्सी की जो रेगुलर बोतल है उसकी कीमत है 30 रुपये और कोक की भी 30 रुपये है। अगर पेप्सी की कीमत 40 रुपये हो जाए तो पेप्सी को छोड़ के लोग मुतबादल की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। यानी इसका मतलब पेप्सी की कीमत चेंज होने से डिमांड किसकी बढ़ रही है, उसके मुतबादल की। तो इस वजह से, यानी कोक की, तो कोक को लोग ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे अगर कोक की कीमत वही रहे जो पहले थी 30 रुपये। अदरवाइज़ तो ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट ये सेम रहनी चाहिए। अगर सेम रहेगी तो लॉ अप्लाई होगा, अदरवाइज़ लॉ अप्लाई नहीं होगा। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन कहते हैं हदूद, जिनके ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं होता। डिस्टिंक्टिव गुड्स, ऐसी अशिया जो फ़ख्र के तौर पर, दूसरों से आला नज़र आने के तौर पर या दूसरों से बेहतर महसूस होने के लिए अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी अशिया के ऊपर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। लॉ ऑफ डिमांड इज़ नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ गुड्स दैट आर यूज्ड एज सिंबल्स ऑफ स्टेटस एंड डिस्टिंक्शन। दूसरे से नुमाया लगने के लिए, शो मारने के लिए, और जैसे बाज़ ऐसी चीज़ें हैं कि जो सिर्फ अमीर लोग ही इस्तेमाल करते हैं और वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि दूसरों से नुमाया नज़र आए। दूसरी है रेयर कमोडिटीज़, नायाब अशिया, ऐसी अशिया जो मार्केट में कम अवेलेबल हों। इन अशिया के ऊपर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, क्योंकि जो चीज़ कम है उसकी प्राइस अगर ज़्यादा भी कर दी जाए तो लोग उसको ज़्यादा ख़रीदते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा फरावानी में चीज़ मिलती है तो उसकी चीज़ की प्राइस मतलब वो अगर कम है तो फिर भी लोग उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही ख़रीदेंगे। लिमिटेशन में नंबर 3 है बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी। ऐसी अशिया जो हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी में शामिल हैं उनकी कीमत बढ़ने से भी हम उसे इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर बिजली की कीमत बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, तो लोग बिजली फिर भी इस्तेमाल करते हैं, ये नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। इसी तरह खाने पीने की अशिया, आटा है और दीगर अशिया हैं, वो लोग इस्तेमाल करते ही हैं। तो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, जो बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ हैं, उनके ऊपर भी ये लॉ अप्लाई नहीं होता। नंबर 4 है इन्फीरियर गुड्स, घटिया अशिया। ऐसी अशिया जो घटिया तस्वर की जाती हैं, कमतर तस्वर की जाती हैं, उनके ऊपर भी ये लॉ अप्लाई नहीं होता। मिसाल के तौर पर गोश्त के मुकाबले में दाल जो है या सादा आलू जो वो घटिया तस्वर किए जाते हैं। अल्लाह ताला की पैदा हुई चीज़ें हैं, उनको इस तरह के अलकाबात तो नहीं देने चाहिए, लेकिन क्योंकि सिलेबस भी पढ़ना है तो एग्जांपल समझने के लिए सिर्फ बात कर रहा हूँ। अगर गोश्त सस्ता हो जाए, गोश्त दाल की कीमत पे आ जाए,
तो फिर लोग दाल को छोड़ देंगे इस्तेमाल करना, वो जो अच्छी चीज़ है उसे ही ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसी अशिया जो इन्फीरियर गुड्स हैं, घटिया अशिया तस्वर की जाती हैं, उनके ऊपर भी ये ला अप्लाई नहीं होता। आज का ये टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया, और नेक्स्ट हम मिलेंगे एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड पे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।